हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं आपका रजिस्ट्रेशन का थर्ड क्लास ले रहा हूँ और आज हम लोग यही कोशिश करेंगे कि हम लोग रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट करें और इसको ज़्यादा खींचे नहीं, रजिस्ट्रेशन को आज हम लोग कंप्लीट कर देंगे। तो मैं स्टार्ट करता हूँ आपके सीटीपी एंड एनआर टैक्सेबल पर्सन। सीटीपी आपको बताया था कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, इसमें क्या क्या प्रोसीजर्स होते हैं। तो रजिस्ट्रेशन फॉर सीटीपी या नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन वैलिड फॉर पीरियड स्पेसिफाइड इन एप्लीकेशन or 90 days whichever is earlier and shall make taxable supply only after issue of RC। मतलब ये हुआ कि कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन को उस पीरियड के लिए ही रजिस्ट्रेशन मिलेगा जितना पीरियड के लिए उनको चाहिए या जितना पीरियड के लिए वो टैक्सेबल सप्लाई करेंगे गुड्स और सर्विसेज का, या फिर 90 डेज whichever is earlier, दोनों में से जो अर्लियर होगा। एंड shall make taxable supply only after issue of registration certificate, और वो टैक्सेबल सप्लाई तभी कर सकते हैं आफ्टर इशू ऑफ रेजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जब उनको रेजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा उसके बाद, उसके पहले वो टैक्सेबल सप्लाई नहीं कर सकते हैं। सेकंड इज सीटीपी और इसके नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन के केस में हम लोगों को एडवांस टैक्स जो रजिस्टर्ड पर्सन होगा उसको पर्सन जो होगा उसको एडवांस टैक्स पे करना कंपलसरी होगा। विदाउट एडवांस टैक्स पे किए बिना उसको रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा। तो लेकिन वो एडवांस टैक्स पे करेगा कैसे, उसको क्या पता क्या सेल होगा नहीं होगा। हाँ, लेकिन उसको उसको एडवांस टैक्स एस्टिमेशन बेसिस में पे करना पड़ेगा। मतलब कि उसको लगता है कि इतना मेरा सेल हो सकता है नहीं भी हो एक्चुअल में, लेकिन अगर उसको लगता है कि वो इतना सेल हो सकता है या इतना सेल हो सकता है तो उसको अपने एस्टिमेशन के हिसाब से एडवांस टैक्स पे करना पड़ेगा। हाँ, बाद में जब उसको रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा और जब वो रिटर्न्स फाइल करेगा और जब उसका एक्चुअल में जो सेल होगा उसके बाद जो अगर वो घटता है तो उसको और टैक्स पे करना पड़ेगा, और अगर उसका बढ़ता है तो बाद में वो रिफंड क्लेम करेगा। होगा एस्टिमेशन बेसिस पे। नाउ जैसे हम लोगों को अगर सपोज कीजिए 90 डेज के लिए अगर मिलता है रजिस्ट्रेशन और उसके बाद भी अगर मेरे को लगता है कि फॉर फर्दर 90 डेज मेरे को रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड है, तो फॉर फर्दर एप्लीकेशन या फर्दर डिपार्टमेंट में अगर हम लोग कमिश्नर या कमिश्नर को लेटर दे या रिक्वेस्ट करें तो मे भी हम लोगों को एडिशनल 90 डेज मिल जाए। तो उस एडिशनल पीरियड के लिए अगर मेरे को एक्सटेंशन मिलता है तो हमको फिर एडिशनल टैक्स पे करना पड़ेगा फॉर दैट एडिशनल पीरियड। उसमें भी मेरे को फिर एडिशनल पहले से ही टैक्स पे कर देना पड़ेगा। नेक्स्ट इज जो मेरा कैश डिपॉजिट होगा, एडवांस टैक्स बोल लीजिए या जो भी टैक्स डिपॉजिटेड होगा वो क्रेडिट हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में। जीएसटी में बेसिकली फॉर सेट ऑफ पर्पस, मतलब फॉर पेमेंट के लिए दो लेजर्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर और इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। जो भी हम लोग टैक्सेस पेमेंट करेंगे वो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में चला जाएगा। जो भी हम लोग के इनपुट टैक्स क्रेडिट होंगे जो हम लोग अवेल करेंगे थ्रू फॉर्म जीएसटीआर 3B, तो वो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में चला जाएगा। तो जो कैश हम लोग टैक्स पेमेंट करें वो इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में चला जाएगा, और उसके बाद में जब हम लोग रिटर्न्स फाइल करेंगे और जो भी टैक्स लायबिलिटी होगा तो वो कैश पेमेंट से वो यूटिलाइज होते जाएगा। हम लोग का जो लायबिलिटी है वो वहां से सेट ऑफ हो जाएगा एंड यूटिलाइज देयर फ्रॉम अकॉर्डिंगली। तो ये सीटीपी और नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन है ना। ओके, अब मैं आपको कुछ छोटी छोटी बातें बताता हूँ। जैसे कि अपने रूल्स में रूल 25 में बोलता है फिजिकल वेरिफिकेशन इन सर्टेन केसेस रिक्वायर्ड आफ्टर रजिस्ट्रेशन। कुछ केसेस में क्या होता है कि रजिस्ट्रेशन हो गया है, आपको मिल गया है, हालांकि आजकल जो हम लोग अप्लाई करते हैं वो जीएसटी पोर्टल में अप्लाई करते हैं, एप्लीकेशन करते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, और हम लोग को थ्रू ऑनलाइन या थ्रू मेल हम लोग को रजिस्ट्रेशन मिल जाता है। आफ्टर नेसेसरी अप्रूवल और चेकिंग के बाद में अप्रूवल हम लोग को मिल जाता है। लेकिन अगर लगता है कि गवर्नमेंट को या प्रॉपर ऑफिसर को कि हाँ फिजिकल वेरिफिकेशन मतलब मेरे को जा करके देखना होगा, अगर उसका रिक्वायरमेंट है तो प्रॉपर ऑफिसर जाता है, जाके वेरीफाई करता है, उसको लगता है कि हाँ सब सही है या जो भी वेरिफिकेशन करता है तो उस बेसिस पर वो अपना एक वेरिफिकेशन रिपोर्ट बनाता है, और वो वेरिफिकेशन रिपोर्ट अलॉन्ग विद द फोटोग्राफ ऑफ डायरेक्टर बोल लीजिए और वो कंपनी है जिसके बेसिस पे रजिस्ट्रेशन मिला है वो अपलोड करता है वो जीएसटी पोर्टल मतलब कॉमन पोर्टल में विद इन 15 डेज ऑफ सच फिजिकल वेरिफिकेशन। तो ये फिजिकल वेरिफिकेशन। नेक्स्ट हो गया रूल 10 इशू ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो इशू होता है वो कब होता है, अगर सपोज कीजिए आपका एप्लीकेशन अप्रूव हो गया है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कॉमन पोर्टल में मतलब जीएसटी पोर्टल में वो अवेलेबल मतलब उसको प्रॉपर ऑफिसर डाल देते हैं जीएसटी पोर्टल में विद इन 3 डेज ऑफ अप्रूवल। 3 डेज ऑफ अप्रूवल जब वो अप्रूव हो जाता है उसके विद इन 3 डेज के अंदर अंदर उसको कॉमन पोर्टल में डाल देते हैं प्रॉपर ऑफिसर। नेक्स्ट है डिस्प्ले ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इन प्लेस ऑफ बिजनेस एंड एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। ये बहुत कंपलसरी रिक्वायरमेंट है बेसिकली जीएसटी में
कि आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को आपके प्लेस ऑफ बिजनेस में, मतलब रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस में आपको लगाना होगा। और जो भी आपका एडिशनल प्लेस आप बोल सकते हैं, जैसे आपका कोई ब्रांचेस है सेम स्टेट में, या आपका कोई गोडाउन है, आपका कोई फैक्ट्री है, अगर वो सेम रजिस्ट्रेशन के अंदर में है तो वो सब रजिस्ट्रेशन जितने भी एडिशनल प्लेस है हर जगह पर आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट डिस्प्ले मतलब लगाना होगा आपको। ये रूल 18 में आपको बोलते हैं ना। पहले तो मैंने आपको बताया था कि क्या प्रोसीजर ऑफ रजिस्ट्रेशन है एज पर एक्ट के हिसाब से, कि कैसे आपको क्या करना है, क्या फॉर्म भरना है, कैसे आपको अप्लाई करना है, कितने दिन में अप्लाई करना है। अब हम लोग ये बताएंगे प्रैक्टिकली कि फॉर्म हम लोग भरते कैसे, मतलब कैसे हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो रजिस्ट्रेशन के लिए जब हम लोग जीएसटी में अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले हम लोग पार्ट ए फिल करेंगे, फॉर्म RG01। ये एप्लीकेशन फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर्म जिसके थ्रू हम लोग अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पार्ट ए भरेंगे। पार्ट ए में पैन नंबर मांगता है ऑफ ऑथोराइज्ड पर्सन होगा या डायरेक्टर जो भी होगा, उनका पैन नंबर मांगेगा, मोबाइल नंबर देना होगा एक, और एक ईमेल एड्रेस देना होगा। तो पैन नंबर तो आपका अप्रूव हो जाता है थ्रू CBDT से, उसको अप्रूवल वो चेक कर लेता है। नेक्स्ट होता है मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस पे OTP आता है, तो थ्रू दैट OTP हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। तो ये पैन नंबर ये सब भरने के बाद में OTP जब कंप्लीट हो जाता है तो फिर हम लोग का पार्ट ए कंप्लीट हो जाता है। और पार्ट ए कंप्लीट होने के बाद में TRN जनरेट होता है, टेम्पोररी रेफरेंस नंबर। तो ये TRN जनरेट होता है। अब ये TRN के बेसिस पर ही हम लोग पार्ट बी फॉर्म भरते हैं एप्लीकेशन का। TRN से हम लोग TRN नंबर से स्टार्ट करते हैं पार्ट बी और फॉर्म भरते हैं। और जब पार्ट बी हम लोग भरते हैं, पार्ट बी में बहुत सारे रिक्वायरमेंट, तो TRN से ही हम लोग पार्ट बी फिलअप करना शुरू करते हैं। तो पार्ट बी में बहुत सारे रिक्वायरमेंट्स होते हैं, जैसे नेम ऑफ द पर्सन, नेम ऑफ द डायरेक्टर्स, और एड्रेस ऑफ द डायरेक्टर्स, नेम ऑफ द ऑथराइज्ड पर्सन, HSN कोड, SSC कोड, और एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस अगर मेरा कोई है वो, ये सारी चीज फिलअप करने के बाद में हम लोग फॉर्म सबमिट कर देते हैं बाय द हेल्प ऑफ TRN। फॉर्म सबमिट करने के बाद में वो फॉर्म प्रॉपर ऑफिसर के पास में जाता है, मेरा फॉर्म क्योंकि ऑनलाइन भरते हैं, तो जो हम लोग का रजिस्टर्ड ऑफिसर होता है हम लोग के एरिया का, उस ऑफिसर के पास में जाता है। तो अगर वो उसको फॉर्म जो है वो ऑर्डर में मिलता है, और साथ में अगर कोई अटैचमेंट या कोई डॉक्यूमेंट जो भी रहता है अगर वो ऑर्डर में मिलता है, तब तो वो विदिन 3 डेज ऑफ एप्लीकेशन वो हमको REG06 मतलब रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हमको इशू कर देगा। लेकिन अगर मेरा फॉर्म ऑर्डर में नहीं है, अगर सपोज कीजिए फॉर्म में कुछ गलती है या कुछ रिक्वायरमेंट रह गया है, तो प्रॉपर ऑफिसर नोटिस इशू करेगा विदिन 3 डेज ऑफ द एप्लीकेशन, वो सबमिशन ऑफ फॉर्म। 3 दिन के अंदर में नोटिस इशू करता है कि क्यों आपका रिजेक्शन होना चाहिए, या आपको ये सब डॉक्यूमेंट्स देना है तो आप ये सब डॉक्यूमेंट दीजिए। तो अगर एप्लीकेंट ने रिप्लाई कर दिया विदिन 7 डेज कि हाँ मेरा ये सब डॉक्यूमेंट जो आपने मांगा था वो आप लीजिए, या ये रिक्वायरमेंट्स था वो मैं आपको दे दिया हूँ, तो उसके बाद अगर वो अप्रूव हो जाता है, या अगर प्रॉपर ऑफिसर मान जाता है कि हाँ ये सब करेक्ट है, तब वो हमको आफ्टर 7 डेज जब वो हमको मिल जाता है फिर वो हमको रजिस्ट्रेशन ग्रांट कर देता है। लेकिन अगर ऑर्डर में नहीं है और नोटिस इशू है, उसके बाद भी अगर एप्लीकेंट कोई रिप्लाई नहीं करता है, तो प्रॉपर ऑफिसर उस फॉर्म को रिजेक्ट कर देगा विदिन 7 डेज, अगर कोई रिप्लाई नहीं आता है तब उसके बाद। तो ये आपका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है कि हम लोग जब अप्लाई करते हैं तो कैसा होता है। नाउ अब मैं आपको बताता हूँ इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन हमको कब से मिलेगा या कब से वो माना जाएगा कि ये डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है। तो इफ एप्लीकेशन फाइल्ड, हम लोग एप्लीकेशन अगर फाइल करते हैं विदिन 30 डेज, विदिन 30 डेज, 30 days from the date he becomes liable to pay tax। जब से वो लाइबल हो जाएगा, अगर उसके 30 डेज के अंदर अंदर हम अप्लाई कर देते हैं, एप्लीकेशन फाइल कर देते हैं रजिस्ट्रेशन का, तो इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मेरा तब से माना जाएगा जब से वो लाइबल हुआ है पेमेंट के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए, तब से उसको रजिस्ट्रेशन का डेट मिल जाएगा, इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। अच्छा, आफ्टर 30 डेज फ्रॉम द डेट ही बिकम्स लायबल, अगर वो 30 दिन के बाद में अगर वो अप्लाई करता है तो डेट ऑफ ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन माना जाएगा, मतलब कि जिस दिन रजिस्ट्रेशन मेरे को मिला है। सपोज कीजिए एक मैं आपको जल्दी से एक एग्जांपल बता देता हूँ कि मैंने 1 नवंबर को मैंने सेल किया फॉर से 25 लाख,
इट मीन्स कि आई एम लायबल टू पे टैक्स फ्रॉम नवंबर 1 नवंबर। तो मैंने अप्लाई किया फॉर रजिस्ट्रेशन, अप्लाइड ऑन 28 नवंबर। तो क्योंकि मैंने यहाँ ये फर्स्ट केस में मैंने क्योंकि अप्लाई कर दिया है विद इन 30 डेज, मतलब 28 नवंबर को जब से मैं लायबल हुआ हूँ टैक्स के लिए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि डेट ऑन विच ही बिकम्स लायबल, तो हमको उस दिन से इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। तो ये फर्स्ट केस में मेरा इफेक्टिव डेट क्या होगा रजिस्ट्रेशन का, इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, ये फर्स्ट केस में मेरा इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन हुआ 1 नवंबर। ना सेकंड केस में अगर यही केस है 1 नवंबर 25 lakhs अप्लाइड ऑन 5 दिसंबर। सपोज मैं अप्लाई करता हूँ फॉर एप्लीकेशन के लिए, एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन 5 दिसंबर को, इस केस में मेरा इफेक्टिव डेट क्या होगा, इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, इस केस में मेरा इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन होगा आफ्टर 30 डेज फ्रॉम द डेट ही बिकम्स लायबल, क्योंकि वो 30 दिन के बाद में अप्लाई कर रहा है, एप्लीकेशन फाइल किया है, तो मेरा डेट ऑफ ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन, सपोज कीजिए मुझे रजिस्ट्रेशन ग्रांट किया गया 10 दिसंबर को से लेट से 10 दिसंबर को रजिस्ट्रेशन ग्रांट किया गया गवर्नमेंट के द्वारा, तो वही डेट ऑफ ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन ही मेरा इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन माना जाएगा। तो फर्स्ट केस में क्या था, हमने विद इन 30 डेज अप्लाई किया था रजिस्ट्रेशन के लिए, तो मेरा इफेक्टिव डेट जिस दिन से हम लायबल हो रहे हैं उस दिन हो रहा है। नेक्स्ट केस में अगर हमने 30 डेज के बाद में अप्लाई किया है रजिस्ट्रेशन के लिए, तो मेरा डेट क्या होगा, जिस दिन ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन है, इस दिन मेरे को रजिस्ट्रेशन ग्रांट किया गया, ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन 10 दिसंबर, तो ये मेरा इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। ठीक है, ये सब आप लोग को समझ में आ गया। नाउ सेक्शन 28 अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जो हम लोग रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हम लोग को मिल गया है, अगर हमको उसमें कुछ अमेंडमेंट कुछ चेंजेस करना है तो उसके लिए क्या होता है, सबसे पहला बात कि रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में जब लोग अमेंडमेंट करने जाएंगे तो दो फील्ड होता है, एक होता है कोर फील्ड, एक होता है नॉन कोर फील्ड। तो कोर फील्ड जो होता है उसमें 3-4 चीजें इंपॉर्टेंट होते हैं, 3 चीज होते हैं बेसिकली, नेम ऑफ द बिजनेस या लीगल नेम बोल लो, या और सेकंड हो गया एडिशनल एडिशन और डिलीशन ऑफ डायरेक्टर, सीएफओ, ऑथराइज्ड, सपोज कीजिए आपका कोई डायरेक्टर रिमूव हो गया हो, या कोई एडिशन डायरेक्टर का एडिशन हुआ हो, या कोई ऑथराइज्ड सिग्नेटरी चेंज हुआ हो, तो वो उन सब केसेस में, और अगर सपोज कीजिए कि आपको कोई प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस चेंज हुआ विद इन द स्टेट, एड्रेस चेंज हुआ हो, या कोई एडिशनल प्लेस आपका ऐड हुआ हो, एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, या आपको कोई एडिशनल प्लेस हट गया हो, उन सब चेंजेस के लिए हम लोग को कोर फील्ड में चेंजेस करना पड़ता है। तो ये कोर फील्ड के लिए हम लोग अप्लाई करेंगे विद इन 15 डेज ऑफ सच चेंज, अगर जो भी चेंज होता है हम लोग विद इन 50 डेज के लिए हम लोग अप्लाई करना चाहिए। तो आफ्टर एप्लीकेशन नेक्स्ट 15 डेज में अप्रूवल ग्रांट कर देना चाहिए प्रॉपर ऑफिसर को। तो अगर लेकिन प्रॉपर ऑफिसर को कोई डॉक्यूमेंट चाहिए, एडिशनल डॉक्यूमेंट कि हाँ ये रिक्वायरमेंट है या वो रिक्वायरमेंट है, जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए, तो उसके लिए वो सोकोस नोटिस सर्व करेगा विद इन 15 डेज। विद इन 15 डेज ऑफ सच एप्लीकेशन वो सोकोस नोटिस मेरे को सर्व करेगा कि हाँ आपका ये रिक्वायरमेंट है, ये आप रिक्वायरमेंट दीजिएगा, तब आपका ये एप्लीकेशन प्रोसेस होगा फर्दर। तो अगर रजिस्टर्ड पर्सन रिप्लाई कर देता है, अगर सच एससीएन के अगेंस्ट में अगर वो रिप्लाई कर देता है विद इन 7 डेज, 15 दिन के बाद में जो विद इन 7 डेज आएगा, तो अगर वो विद इन 7 सोकोस नोटिस मिलने के बाद में अगर वो रिप्लाई कर देता है, और रिप्लाई अगर उसका सेटिस्फैक्टरी, अगर उसको लगता है प्रॉपर ऑफिसर को कि हाँ वो जो रिप्लाई दिया है या वो जो डॉक्यूमेंट दिया वो सेटिस्फैक्टरी है, वो सही है, तो वो उसको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को अमेंड कर देगा। लेकिन अगर वो रिप्लाई ही नहीं किया, या अगर उसका जो रिप्लाई है वो सेटिस्फैक्टरी नहीं है, एंड नॉट सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई, नो सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई, अगर वो सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई नहीं है तो फिर एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा, जो अमेंडमेंट का एप्लीकेशन है वो आपका रिजेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, ये तो कोर फील्ड था। नेक्स्ट है नॉन कोर फील्ड। नॉन कोर फील्ड में आपको जैसे पहले भी बताया था, इन सबको छोड़ के जो नॉन कोर फील्ड्स होंगे अदर, जैसे एचएसएन आपको ऐड करना है, आपको बैंक अकाउंट डिटेल्स ऐड करना है, या उसको चेंज करना है, वो सब नॉन कोर फील्ड में चेंज होगा। तो ये कोर फील्ड हो गया, ये नॉन कोर फील्ड हो गया, ये सब चेंजेस नॉन कोर फील्ड्स में होंगे। तो ये अमेंडमेंट का दो पार्ट हो गया, एक होता है कोर फील्ड, एक होता है नॉन कोर फील्ड, दोनों के लिए अलग अलग अप्लाई करना होता है। नाउ नेक्स्ट ये अमेंडमेंट हो गया। नेक्स्ट इज, अगर हम लोग को पैन चेंज करना है तो उसके लिए न्यू रजिस्ट्रेशन हम लोग को करना होगा। पैन चेंज किस केस में होता है,
बेसिकली कोई भी कंपनी का कोई ये जो हम लोगों ने बताया कि एडिशन होगा, डिलीशन होगा, इन सब में पैन कभी भी चेंज नहीं होता, क्योंकि एक बिजनेस का, एक कंपनी का एक ही पैन होता है। और पैन अगर आपका चेंज हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस आपका चेंज हो रहा है। मतलब पहले कोई इंडिविजुअल था तो वो कंपनी को बेच दिया हो, या कोई कंपनी मर्ज हो गई हो, अमलगमेट हो गई हो, या कोई डीमर्जर हो गया हो, तो उन सब केसेस में आपका क्या होगा, पैन चेंज हो जाएगा। न्यू कंपनी, ट्रांसफरी कंपनी जो आपने पढ़ा भी होगा पहले, ट्रांसफरी कंपनी हुआ, अमलगमेटेड कंपनी हुआ, सबका पैन सेपरेट होगा। तो उन सब केसेस में वो पुराने कंपनी का जीएसटी नंबर और पैन नहीं चलेगा, और नया कंपनी का पैन के हिसाब से न्यू रजिस्ट्रेशन लेना होगा और पुराने वाले को सरेंडर करना होगा। नेक्स्ट इज अमेंडमेंट कैन नॉट बी ग्रांटेड इफ बिजनेस ट्रांसफर फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। सपोज कीजिए मेरा प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस पहले कोलकाता था, बाद में सपोज कीजिए वो शिफ्ट होकर के जमशेदपुर हो गया, तो कोलकाता इज इन वेस्ट बंगाल, जमशेदपुर इज इन झारखंड, तो उस केसेस में मेरा रजिस्ट्रेशन अमेंडमेंट नहीं होता है। तो यहाँ का मेरे को वेस्ट बंगाल का रजिस्ट्रेशन को सरेंडर करना होगा, और न्यू प्लेस के लिए मेरे को वहां पे रजिस्ट्रेशन जमशेदपुर में अप्लाई करना होगा फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, तो मेरे को न्यू रजिस्ट्रेशन मिलेगा। तो ये मेरा अमेंडमेंट और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट प्रोसेस का कहानी है। ओके, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 29, कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। कैंसिलेशन किस केसेस में होगा? तो पहला केस है बाय रजिस्टर्ड पर्सन, वो खुद से करेगा रजिस्टर्ड पर्सन, या फिर सुओ मोटो बाय डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट अपने मन से करेगा, सुओ मोटो डिपार्टमेंट। तो किस किस केसेस में ये हो सकता है? पहला हो गया डेथ, अमलगमेशन, डीमर्जर एक्सेट्रा। अगर डेथ, अमलगमेशन ये सब हो जाता है, उस केसेस में रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन फिर दूसरे पार्टी को मिलेगा जिसको हम लोग बिजनेस ट्रांसफर कर दिए होंगे। तो ये जो पहला वाला पार्टी होगा, मतलब अमल एक हो गया ट्रांसफेरर, एक हो गया ट्रांसफेरी। अगर अमलगमेशन के केस में ले तो ट्रांसफेरर को रजिस्ट्रेशन सरेंडर करना पड़ेगा और ट्रांसफेरी को रजिस्ट्रेशन मिलेगा, नया रजिस्ट्रेशन लेना होगा, जैसा पहले बताया था। तो ट्रांसफेरर को का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट हो गया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस, कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो गया बिजनेस का, मतलब पहले प्रोप्राइटर था, बाद में कंपनी हो गया। उस केसेस में प्रोप्राइटर का पैन तो सरेंडर हो जाएगा और कंपनी को नया पैन नंबर मिलता है, उस हिसाब से रजिस्ट्रेशन नंबर नया मिलेगा। नेक्स्ट हो गया टैक्सेबल पर्सन नो लॉन्गर रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड, मतलब उस टैक्सेबल पर्सन को अब रजिस्ट्रेशन का रिक्वायरमेंट नहीं है। सपोज कीजिए वो कुछ समय के लिए था, या सपोज कीजिए उसका टर्नओवर लिमिट अब पहले जो रिक्वायरमेंट था उससे वो नीचे जा चुका है, तो अब तो उसको रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट है नहीं, तो वो उसके फिर कैंसिलेशन के लिए अप्लाई कर देगा। तो ये हो गया। नेक्स्ट हो गया बाय डिपार्टमेंट सुओ मोटो, डिपार्टमेंट कब सुओ मोटो रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकता है? फर्स्ट हो गया रजिस्टर्ड पर्सन कंट्राविंड प्रोविजन ऑफ एक्ट और रूल। अगर रजिस्टर्ड पर्सन, डिपार्टमेंट को लगता है कि वो रजिस्टर्ड पर्सन जो है कोई एक्ट या रूल को कंट्रावीन कर रहा है, मतलब उसको मान नहीं रहा है या उसको फॉलो नहीं कर रहा है, उस केस में वो डिपार्टमेंट कैंसिल कर सकता है। नेक्स्ट हो गया कंपोजिशन पर्सन जो होगा, जो कंपोजिशन डीलर है, तो वो अगर 3 कंसेक्यूटिव रिटर्न नहीं फाइल करेगा, कंपोजिशन डीलर के लिए 3 कंसेक्यूटिव रिटर्न है, अगर वो 3 कंसेक्यूटिव रिटर्न नहीं फाइल करेगा तब उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। तो सेम नॉर्मल टैक्स पेयर के लिए है, नॉर्मल टैक्स पेयर अगर वो 6 कंसेक्यूटिव रिटर्न नहीं फाइल करेगा तो उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। कंपोजिशन डीलर 3 रिटर्न, नॉर्मल टैक्स पेयर 6 रिटर्न। ना वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन, जो वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन मतलब जो हम लोग अपने से रजिस्ट्रेशन लेते हैं, तो वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन अगर अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं करता है विद इन 6 मंथ फ्रॉम द रजिस्ट्रेशन डेट, मतलब रजिस्ट्रेशन उसने ले लिया है लेकिन बिजनेस को स्टार्ट नहीं किया 6 महीना तक, तब उस केसेस में उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट इज रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन बाय फ्रॉड विलफुल स्टेटमेंट। अगर कोई पर्सन ने फ्रॉड के थ्रू या विलफुल स्टेटमेंट के थ्रू अगर रजिस्ट्रेशन लिया है, या और कोई तरीका से आप बोलिए जो घूस देकर के, जो भी आप लोग बोल लीजिए, अगर उस तरीका से अगर वो रजिस्ट्रेशन लेता है तो प्रॉपर ऑफिसर जो होगा वो रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर सकता है। ये आपका कैंसिलेशन कहानी, इसमें और भी है, वो मैं आपको बताता हूँ। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं अपने पर्सन हुज रजिस्ट्रेशन कैंसिल्ड, जिसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ है, तो रजिस्ट्रेशन कैंसिल के समय भी कुछ रिक्वायरमेंट रहता है कि जैसे कि आपका कुछ भी इनपुट पड़ा हुआ है स्टॉक में, बोलता है कैंसिल्ड पे बाय वे ऑफ बाय डेबिट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट कैश लेजर, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के थ्रू, ईसीएल मैंने शॉर्ट में लिखा है। क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स हेल्ड ऑन स्टॉक, जो भी आपका इनपुट टैक्स आपके स्टॉक में है, या वो सेमी फिनिश गुड्स में हो या वो फिनिश गुड्स में हो, या कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट अगर आपका कैपिटल गुड्स में हो या प्लांट एंड मशीनरी में हो, तो वो सब आपको पे करने पड़ेंगे ऑन द इमीडिएट प्रीवियस डेट ऑफ द सच कैंसिलेशन। जो कैंसिलेशन आपका डेट है उस दिन तक, मतलब उसकी लास्ट डेट तक जो भी आपका इनपुट टैक्स हेल्ड होगा स्टॉक में, एफजी में, एसएफजी में, कैपिटल गुड्स में, तो आपको पे करना होगा। या फिर आउटपुट टैक्स ऑन सच गुड्स, उस गुड्स में जो आउटपुट टैक्स होगा, तो उन दोनों में जो हायर होगा वो आपको पे करना होगा।
तो ये क्योंकि गवर्नमेंट आपको दोनों बेनिफिट नहीं दे सकता है, इसलिए गवर्नमेंट बोलता है कि आप टैक्स पे कीजिए जो आपको इनपुट आपके पास में रखा हुआ है। नेक्स्ट इज बोलता है कि कंट्रावेंशंस व्हिच मेक्स रजिस्टर्ड पर्सन लायबल फॉर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। ऐसा क्या कंट्रावेंशन होगा जिससे रजिस्टर्ड पर्सन को कैंसिलेशन करना होगा। एक हो गया ही डज नॉट कंडक्ट एनी बिजनेस, जो उसका रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस है उससे वो कोई बिजनेस कर ही नहीं रहा है, तो वो रजिस्ट्रेशन उसको मिलेगा ही नहीं, कोई जरूरत ही नहीं रजिस्ट्रेशन को, कैंसिल कर देगा। नेक्स्ट हो गया इनवॉइस तो इशू कर रहा है लेकिन वो विदाउट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज कर रहा है और इन वायलेशन ऑफ एक्ट कर रहा है, जो जीएसटी एक्ट और रूल में बोलते हैं उसको फॉलो नहीं करते हुए इनवॉइसेस इशू कर रहा है। नेक्स्ट इज वायलेट्स सेक्शन 130 मतलब एंटी प्रॉफिटियरिंग, मतलब अगर वो ये एंटी प्रॉफिटियरिंग को वायलेट करता है। एंटी प्रॉफिटिंग मतलब जो पुराना जो पहले से रजिस्टर्ड था और जो इनपुट टैक्स क्रेडिट पास ऑन हुआ है पुराने एक्ट से नए एक्ट में और उसका टैक्स अगर कम है, टैक्स रेट पुराने एक्ट से कम है, तो गवर्नमेंट ने बोला था कि अगर कोई नया एक्ट पुराने एक्ट से नए में आता है और उसका टैक्स रेट कम होता है तो उनको वो पुराने टैक्स का जो इनपुट टैक्स अवेल किया था जो कंपनी ने, उसको वो टैक्स को पास ऑन करना पड़ेगा कस्टमर को। तो अगर वो नहीं करते हैं तो उसको बोलते हैं एंटी प्रॉफिटियरिंग। तो वो एंटी प्रॉफिटियरिंग में अगर कोई वायलेट करता है प्रिंसिपल तो वो कैंसिलेशन करना होगा उसका रजिस्ट्रेशन। नाउ अब ये सुओ मोटो बाय डिपार्टमेंट, जो मैंने आपको बताया था कि डिपार्टमेंट आपको सुओ मोटो कैंसिल करेगा, जो आपको मैंने केसेस बताया था, तो उसमें भी क्या है डिपार्टमेंट कभी भी ये डायरेक्टली कैंसिल नहीं कर देता किसी का भी रजिस्ट्रेशन, पहले वो चांस देता है बाय वे ऑफ गिविंग सोकोज नोटिस। नोटिस देगा आपको कि हम आपका रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं कैंसिल करें, व्हाई द रजिस्ट्रेशन शुड नॉट बी कैंसिल्ड, और आपको बुलाएगा अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, आपको बुलाएगा कि क्यों बताइए आप क्या हम आपका रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं कैंसिल करें या आपको क्यों नहीं करना चाहिए। तो अगर आप सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई दे देते कि हाँ ये इस वजह से ये ऐसा ऐसा है तो कैंसिल नहीं करना चाहिए, तो वो कैंसिल नहीं करेगा। नेक्स्ट इज वो रिटर्न का पीरियड जो आपको बताया था कि जो 6 कंसेक्यूटिव रिटर्न अगर आप नहीं फाइल किए हैं तो उस केस में वो कैंसिल किया था। तो सपोज कीजिए अगर आप वो 6 कंसेक्यूटिव रिटर्न फाइल कर देते हैं और आप वो टैक्सेस भी पूरा पेमेंट कर देते हैं और अगर फिर आप जाके बोले डिपार्टमेंट को कि ऑफिसर को कि हाँ मैंने सब पेमेंट कर दिया, सब कुछ कर दिया है, तो वो आपको कैंसिल को ड्रॉप कर देगा, कैंसिलेशन को। तो ये हो गया, वो बिना अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड के कैंसिल नहीं कर सकता। नेक्स्ट हो गया अगर रजिस्ट्रेशन लायबल टू बी कैंसिल्ड, अगर वो कैंसिल होगा फिर भी तो विद इन 7 डेज के अंदर रिप्लाई कर देना है। सपोज नोटिस के विद इन 7 डेज के अंदर जो एप्लीकेट मतलब जो रजिस्टर्ड पर्सन है उसको रिप्लाई करना है। तो आफ्टर रिप्लाई अगर उसको लगता है ऑफिसर को कि हाँ रजिस्ट्रेशन कैंसिल्ड होगा तो वो ऑफिसर कैंसिल कर देगा विद इन 30 डेज ऑफ सच रिप्लाई टू एससीएम। जो रिप्लाई उसको मिलेगा उसके विद इन 30 डेज के अंदर वो ऑर्डर इशू कर देगा कैंसिलेशन का। तो ये आपका कैंसिलेशन का पूरा प्रोसेस है। नाउ फ्रेंड्स ये हम लोग का लास्ट टॉपिक है सेक्शन 30 रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। रिवोकेशन मतलब होता है जो कैंसिल हो गया है डिपार्टमेंट के द्वारा या गवर्नमेंट ने कैंसिल कर दिया है तो हम लोग उसके लिए रिवोक के लिए अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं हम लोग अब मेरा कैंसिल मत कीजिए, दैट इज कॉल्ड रिवोकेशन। तो रजिस्टर्ड पर्सन का अगर कैंसिलेशन हो गया है बाय प्रॉपर ऑफिसर बाय ओन मोशन, प्रॉपर ऑफिसर ने बाय सुओ मोटो कैंसिल कर दिया है, तो रजिस्टर्ड पर्सन जो है वो विद इन 30 डेज अप्लाई कर सकता है फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस ऑफ कैंसिलेशन ऑर्डर। जो आपको ऑर्डर मिल गया है उससे विद इन 30 डेज वो अप्लाई कर सकता है कि रिवोकेशन के लिए कि आप मेरा कैंसिल मत कीजिए। नेक्स्ट इज प्रॉपर ऑफिसर जो होगा वो विद इन सच टाइम मतलब कुछ टाइम पीरियड के बाद में वो ऑर्डर देगा कि मतलब या तो ठीक है वो रिवोक कर देगा एप्लीकेशन को या तो फिर वो एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देगा कि नहीं हम नहीं मानेंगे। लेकिन रिजेक्शन जो होगा, ये जो रिजेक्शन है ये वो अपने मन से नहीं कर सकता, इसके लिए भी उसको एप्लीकेंट को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना होगा कि क्यों हम आपको आपका एप्लीकेशन को रिवोक करें, क्यों हम आपके कैंसिलेशन को रिवोक करें, उसके लिए उसको एप्लीकेशन को एप्लीकेंट को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना होगा। तो ये मेरा सेक्शन 30 है रिवोकेशन का कहानी। नेक्स्ट कुछ पॉइंट्स है, अगर सपोज कीजिए आपका कोई लायबिलिटी रहता है, कोई पेंडिंग रहता है लायबिलिटी या कुछ रहता है और आपका कैंसिलेशन भी हो गया है तो भी आपको वो लायबिलिटी पे करना होगा या डिपार्टमेंट आपसे वो लायबिलिटी मांग सकता है। नेक्स्ट इज अगर कैंसिलेशन आप स्टेट गवर्नमेंट मतलब एसजीएसटी एक्ट और यूटीजीएसटी एक्ट में होता है तो वो माना जाएगा डीम्ड कैंसिलेशन हुआ है अंडर सीजीएसटी एक्ट। जो डीम्ड आपको बताया था रजिस्ट्रेशन में होता है सेम कैंसिलेशन में भी वही होता है। नाउ टैक्स पेयर अगर रिटर्न फाइल करने की वजह से कैंसिलेशन हुआ है तो उसको रिटर्न फाइल नहीं करने दिया जाएगा कब तक, कैंसिलेशन डेट के बाद तक। जो कैंसिलेशन डेट क्योंकि प्रॉपर ऑफिसर डिसाइड करता है तो कैंसिलेशन डेट जो आपका होगा उसके बाद जो रिटर्न्स अगर कुछ पेंडिंग होंगे तो वो फाइल करने नहीं दिया जाएगा। हाँ लेकिन कैंसिलेशन डेट के पहले के रिटर्न्स जो होंगे वो सब आपको अलाउ कर दिया जाएगा कि हाँ फाइल कर दीजिए और टैक्सेस पेमेंट कर दीजिए। तो ये हम लोग का रजिस्ट्रेशन का चैप्टर कंप्लीट हो गया। होप आपको समझ में आया होगा सारा कुछ। मैं तो
इसके बाद फिर मैं कोई दूसरे सब्जेक्ट से स्टार्ट करूंगा। तो ये मेरा रजिस्ट्रेशन का क्लास था। तो आप प्लीज़ देखिए और समझिए, और अगर हो सके तो कमेंट भी दीजिए कि अगर आपको कुछ समझ में आया हो, नहीं आया हो। तो प्लीज़ मैं इसे कंप्लीट करता हूँ। ओके, बाय, थैंक यू।